देखिए, पूरे दुनिया में अलग तरीके की हलचल है। ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाए हैं, तो पूरी दुनिया अलग-अलग तरीके से उस पर रिएक्ट भी कर रही है। अलग-अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष, अलग-अलग देश, अलग-अलग तरीके से रिएक्शंस उस पर दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप को हाल में आपने अगर देखा होगा, एक ही मकसद रहा है कि वो शांति फैलाएँ पूरे विश्व भर में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका ही अशांत होता हुआ दिख रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर ट्रंप चाह क्या रहे हैं? क्या उनका मकसद यहाँ पर रहने वाला है? और गौरी शंकर गुप्ता जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको इनवाइट करने के लिए। और आप को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी आपको दर्शकों भी को। आपको भी गौरी जी और सारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम ट्रंप पर ही बात कर लेते हैं। जिस तरीके से नोबेल पीस प्राइज की बात भी उनके व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई थी, जो शांत करने की उनका जो मकसद था पूरी दुनिया में, वो अलग-अलग युद्धों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर ही एक सिविल वॉर सिचुएशन धीरे-धीरे डेवलप हो रही है? देखिए शिवानी जी, थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड में जाएं। जब जी, ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन किया था, उसके तीन बड़े मुद्दे थे। एक तो वो चाहे कह रहे थे कि इमिग्रेशन को हम कंट्रोल करेंगे। जी, दूसरा था कि हम जो रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करेंगे। और तीसरा ये था कि जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पूरा खत्म करेंगे और विश्व में शांति स्थापित करेंगे। लेकिन अभी आपने पिछले 6 महीनों में देखा उनके प्रशासन में, पर्टिकुलरली मार्च अप्रैल के बाद से, कि उन्होंने एक नया दौर शुरू किया है। पहले तो उन्होंने दौर शुरू किया ट्रंप टैरिफ, जिनको कहते हैं ट्रंप टैरिफ टायरानी, टीटीटी। तो जी, उन्होंने सभी देशों को धमकियां दी कि जब तक आप हमारी प्रोडक्ट्स को बिना किसी ड्यूटी के इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको हैवी ड्यूटीज लगा देंगे। इंटेंशन उनका इनिशियली चाइना के अगेंस्ट में था, क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट चाइना से करीब 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को सभी देशों के अगेंस्ट में लगा दिया, यहाँ तक कि उनके जो अलाइज हैं यूरोप में और जापान और कोरिया, उनके अगेंस्ट में भी लगाया। और जी, भारत को तो उन्होंने अनावश्यक रूप से परेशान किया, क्योंकि भारत की जो नीति रही, हमारा जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में वो चाहते थे कि भारत ये हमारे को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे और ये कहे कि हमने वहाँ पे शांति स्थापित की है। तो नेचुरली वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि ये वास्तविकता भी नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि पाकिस्तान ने भारत को अप्रोच किया और फिर हम उसके बाद युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। तो उस जी, सिचुएशन को देखते हुए भारत के ऊपर बड़े नाराज हो गए। वो जानते हैं काफी इगोइस्टिक आदमी है, वो चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा होती रहे। तो शायद हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको इतनी प्रशंसा नहीं दी। तो उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर नाराज होके कई तरह की धमकियां दी। आपने देखा नावारो ने जो स्टेटमेंट इशू किए, उन्होंने खुद ने जो एक्स पे डाला कि डेड इकोनॉमी है एंड यू डाई विद रशिया, आई थिंक इस तरह के जो स्टेटमेंट्स थे, बड़े प्रिजोरेटिव स्टेटमेंट्स भारत के अगेंस्ट में किए। और उसके बाद उन्होंने एक टेररिस्ट स्टेट, जो उन्होंने खुद ने माना है, अपने जी, पिछले टर्म में कहा है कि पाकिस्तान हमेशा दगाबाज स्टेट रहा है और उनके खुद के टेररिस्ट वहां पे पाए गए हैं, ओसामा बिन लादेन को समेत करके। और बहुत से टेररिस्ट वहां पे ट्रेन होते हैं, ट्रंप को पता है। जहां भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है पाकिस्तान का, वहां कोई ना कोई फुटप्रिंट जरूर होता है। उसके बावजूद उन्होंने आसिम मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में बुलाया। मतलब बड़ा अनयूजुअल प्रोटोकॉल, ये सिर्फ इसलिए कि भारत को किसी भी तरह से परेशान किया जाए। अदरवाइज तो कोई हेड ऑफ प्रेशर स्टेट जो, पॉलिटिक्स एक तरीके से वो खेलना चाहते थे भारत के साथ, प्रेशर पॉलिटिक्स, वो चाहते थे कि भारत किसी तरह हमारे दबाव में आ जाए दबाव में आ और जाए। हमारा हम जैसे कहें उस तरह से मान ले। तो उसको उन्होंने बुला लिया। जब हम उसको भी नहीं माने, उन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया कि आप रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। वो एक अनादर दूसरा जी, दबाव था। और उस दबाव को भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि ये टैरिफ लगना चाहिए था यूरोप के ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी, टर्की के ऊपर भी। सिर्फ भारत को उन्होंने चुना, तो भारत को टारगेट किया गया। वो जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं जी, करने की वजह से
ये भारत को तरह-तरह से टारगेट किया और परेशान पर किया। हमेशा से ये बात एक्सपर्ट्स कहते आए हैं कि टैरिफ दो धारी तलवार की तरह है, नुकसान इधर भी है, नुकसान उधर भी है, और वो देख भी हम रहे हैं। वहां जितने कंज्यूमर्स अमेरिका में अब तक कोई चीज अगर 100 रुपए की उनको मिल रही थी, अब 150 रुपए में खरीद रहे हैं, उनके लिए हो गया है। क्या ट्रंप ये बात भूल गए थे कि दुनिया पर वो जो टैरिफ थोपेंगे उसका उनके ही अमेरिका में क्या हाल होगा? और अब आप देखिए लोग सड़कों पर के खिलाफ। बिल्कुल शिवानी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक्चुअली दुधारी नहीं है, ये कई गुना ज्यादा है। वहां की जो जी प्राइसेस हैं, क्योंकि इंपोर्टर को पे करना पड़ता है ये टैरिफ, एक्सपोर्टर पे नहीं करता। तो अगर आपके अमेरिकन इंपोर्टर्स उस टैरिफ को पे करेंगे तो नेचुरली वो उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा, वो नीचे कस्टमर तक जाएगा। मार्जिन्स आजकल काफी लो होते हैं रिटेल ट्रेड में। तो वहां पे वॉलमार्ट ने भी धमकी दी है कि हम बहुत प्राइसेस बढ़ाएंगे, और जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की उनकी प्राइसेस बहुत ऊंची हो गई हैं। तो जी आपने देखा होगा कि वहां पे कई तरह के कैंपेन शुरू हो गए हैं ट्रंप के अगेंस्ट में। उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत डिक्लाइन हो रही है, और जी लोग कह रहे हैं कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और उससे जो है प्राइस राइज बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, और उन दोनों का मार जो है गरीब जनता के ऊपर अमेरिका में ज्यादा पड़ रही है। उसकी मार भारत पे भी थोड़ी पड़ रही है, क्योंकि हमारे भी कुछ इंडस्ट्रीज जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, जो आपकी शू इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री। जी हाँ, इनके सब ऊपर थोड़ा प्रभावित। असर पड़ रहा है। लेकिन इसका ज्यादा असर अमेरिका के कस्टमर के ऊपर पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीने में अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी ऊपर चला जाएगा, और वहां जी की जनता जो है काफी परेशान और त्रस्त हो जाएगी। और यही कारण है कि वो अब वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सिविल वार नहीं हो जाए। ये जी। एक बहुत बड़ा रविशंकर कारण जी, है। क्योंकि आप देखिए फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं और कई सारे राष्ट्राध्यक्षों के कार्यकाल आपने देखे हैं, अलग-अलग देशों में आपने देखे हैं। ट्रंप को अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं? कई कहते हैं बिजनेसमैन की तरह वो सोच रहे हैं, कुछ कहते हैं वो राष्ट्रपति की तरह सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। क्या वाक़ई वो अमेरिका के लिए सोच रहे हैं, अभी अपना हित वो कहीं न कहीं खोज रहे हैं? मेरे को लग रहा है कि वो मेरे ख्याल से अपना बैलेंस खो बैठे हैं। जब जी, से उनको दूसरे ये कार्यकाल में, मेजोरिटी जबकि मिली पहला है, कार्यकाल हाँ, तब भी बेहतर था। हाँ बिल्कुल, जब से उनको ये ट्रिपल मेजोरिटी, इंडिविजुअल मेजोरिटी, सीनेट में मेजोरिटी और हाउस में मेजोरिटी जब से मिली है, वो अपने आप जी, को बड़ा किंग मान रहे हैं, और उसमें अपना बैलेंस खो बैठे हैं। उनको पता नहीं वो कर क्या रहे हैं, ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। आपने देखा जब कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर किया, तो उनको जंजीर में बांध के और फिर उनको बाहर भेजा। ये एक बहुत ही गलत प्रक्रिया है, और किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है ये। और इसी तरह से ये टैरिफ की जो प्रक्रिया है, जो उन्होंने बहुत गलत तरीके से लगाई है। यूक्रेन में भी आप देखिए, एक तरफ वो धमकी देते हैं, दूसरी तरफ हथियार सप्लाई करते हैं, तीसरी जी। तरफ अपने इवन जो उस तरह के मिसाइल्स, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो रशिया में दूर तक जा सकते हैं, उनको अलाउ करते हैं। तो ये बड़ी इनकोहेरेंट कह सकते हैं, बड़ी उसमें असामंजस्य है उनकी राजनीति में पूरी तरह से। उनकी एक तरफ बोली वो में भी बहुत असमंजस की स्थिति दिखती है। वो बोलते कुछ हैं और कई बार वही चीजें वो खुद कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल ले रहे हैं, भारत से कहा, इसलिए हम आप पे 25% टैरिफ लगाएंगे। तो फिर भारत की ओर से जवाब भी दिया गया कि आप भी तो रूस से बहुत सारा सामान लेते हैं। इसके अलावा जो हथियार सप्लाई अब तक यूक्रेन को की गई अमेरिका की ओर से, उस बात का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया। और अभी जब टॉमहॉक मिसाइल मांगी गई यूक्रेन की ओर से, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे। तो एक तरीके से वो भी तो वही काम कर रहे हैं, युद्ध में उसको फूंक देने की कोशिश उनकी ओर से हो रही है। लेकिन ये भूल क्यों जाते हैं ट्रंप? नहीं, उनको तो यहाँ तक पता नहीं था कि उनका देश यूरेनियम इंपोर्ट कर रहा है रसिया से। उनको ये भी पता नहीं था कि जो यूरोपियन कंट्री हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में जी गैस और ऑयल दोनों इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उनकी यादाश्त या तो कम है, या उनके एडवाइजर उनको कह नहीं पाते हैं। कई बार जब आदमी टॉप पे होता है ना, तो दूसरे लोग उनको वही कहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, उनको जी नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए उनके एडवाइजर्स हो सकता है उनको पूरे फैक्ट्स नहीं दे रहे हो, और उसकी वजह से ये भी हो सकता है। बट मेरे को लग रहा है कि वो समझ भी नहीं पा रहे हैं, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं कि मेरी जो डिक्टेटरशिप है वर्ल्ड में, वो पूरी तरह से एक्सेप्ट की जाए, तो उनकी आप प्रशंसा करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। ऐसा मेरे को लग रहा है। जैसे पाकिस्तान में किया, उन्होंने को नॉमिनेट कर दिया नोबेल पीस प्राइज के लिए,
उनकी मेरे ख्याल से जी। आखिरी तमन्ना यही है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो जो देश उसको सपोर्ट करेंगे उनका वो सपोर्ट कर देंगे, ऐसा मेरे को लग तो रहा है। बिल्कुल गौरीशंकर जी, उसी कहावत की तरह भारत में कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये ट्रम्प पे लागू हो रही है। जो मीठी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो उनको भा रही हैं, और जो उनके खिलाफ कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, वो उनको बहुत ही कड़वा इस वक्त लग रहा है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अभी जैसे आपने जिक्र भी किया कि ये सब कुछ चीन के अगेंस्ट वो करना चाहते थे, टैरिफ वो चीन पर लगाना चाहते थे, लेकिन रवैया उनका ऐसा बदला कि उन्होंने पूरी दुनिया के कई सारे देशों पर टैरिफ लगा दिया। अभी आप देखिए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तक तो चीन के साथ, जैसे आपने जिक्र भी किया, अब वो वापस चीन जा रहे हैं, चीन के शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। वहां पे सोयाबीन्स के जो फार्मर्स थे अब तक अमेरिका में, क्योंकि चीन उनसे सोयाबीन्स खरीद नहीं रहा था, अब वो चाहते हैं कि वापस वो उनसे सोयाबीन्स खरीदें। यानी कि पहले आपने उनके ऊपर टैरिफ थोपा और अब आप उन्हीं को मनाने की कोशिश में लगे हैं। ये कैसी रणनीति है ट्रम्प की? क्योंकि सोयाबीन में क्या है कि लाखों फार्मर्स को अफेक्ट कर रही है, और जी। वहां कैलिफोर्निया और उस इलाके के अंदर बड़ी अशांति पैदा हो गई उसकी वजह से। तो वो घबरा गए हैं ट्रम्प, और वो देख रहे हैं कि अगर चाइना ये नहीं खरीदेगा तो ये बड़ी अशांति और आगे बढ़ सकती है। तो चाइना के पास भी कई तरह के वो हैं, हथियार हैं अमेरिका के अगेंस्ट में। उनके पास रेयर अर्थ का है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का है, वो जो मैग्नेट सप्लाई करते हैं उनका है। तो जी। इसीलिए वो चाइना से थोड़ा डर रहे हैं कि चाइना के अगेंस्ट में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेंगे तो चाइना उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसीलिए भारत उनको एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया कि भारत के पास इतने लिवरेजेज नहीं है जो भारत अमेरिका के अगेंस्ट में यूज कर सके, और इसीलिए उन्होंने 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी हमारे ऊपर लगा दी। तो ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड पॉलिसी है ट्रंप की। ये नेशनल इंटरेस्ट से बिल्कुल हटकर है कंप्लीटली। उनका नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि जी। चाइना को कंट्रोल में किया जाए। चाइना को जो है जो साउथ चाइना सी में और अब और यहाँ पे एशिया तो के ये अंदर जो स्ट्रैटेजी थोड़ी उलट सी पड़ती हुई आपको गौरीशंकर जी दिख रही होगी, क्योंकि अब तक भारत, अब अमेरिका, वो भारत पर तो पूरी तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश ट्रम्प की है, और चीन की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल जैसा आपने जिक्र किया, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा अमेरिका ही उनसे खरीदता है। तो भारत को भी तो मनाना चाहिए भाई, हमसे ऐसी तो कोई बड़ी दुश्मनी है नहीं, अब तक हमारे संबंध बहुत अच्छे बेहतर रहे हैं। तो अब इस तरीके का दबाव आखिर क्यों, क्या चाह रहे हैं वो, भारत से क्या चाह रहे हैं अब? देखो, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि हमारी भी थोड़ी गलती रही है इसमें। हमको जब उन्होंने कहा कि हमने मध्यस्थता की हमारे और पाकिस्तान के बीच में, हमको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अप्रोच किया जब उनके ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक हुआ। तो उन्होंने, पाकिस्तान ने अप्रोच किया अमेरिका को, अमेरिका ने हमको कहा, लेकिन हमने अमेरिका को साफ कह दिया कि हम मध्यस्थता नहीं चाहते, आप पाकिस्तान को बोल दीजिए कि हमारे से डायरेक्ट बात कर ले। लेकिन अमेरिका ने एक फ्रेंड के रूप में हमारे से बात की। ये हमें स्टेटमेंट देना चाहिए था, बिल्कुल नकारना नहीं चाहिए था। एक तो वहां गलती हुई है। दूसरी, मैं मानता हूं कि अभी यूएनजे का जो सेशन चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी चले जाते और ट्रंप से मिल लेते तो शायद उनका ईगो कुछ हद तक शांत हो जाता। तो वो हुआ नहीं है। अब उनको एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि वो किस तरह से जी। ट्रंप से मिले, क्योंकि अब फोन से ये चीजें नहीं हो सकती हैं। अब वो आगे की बातें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि पर्सनल इक्वेशन से, पर्सनल टॉक से ही ये सुधर पाएंगी, और उसके लिए मोदी जी को एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि वो उनसे कैसे जी। मिले। गौरीशंकर जी, इसमें एक और बात भी तो है, अगर आप किसी को ईगो मसाज देते हैं तो उसकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती हैं। तो अगर ट्रम्प के साथ ऐसा होता तो फिर वो, उनका जो ईगो है वो तो फिर किसी और ही चरम स्तर पर पहुंच जाता। आप जानते हैं वो अहमदाबाद में बहुत बड़ा उनका स्वागत किया गया था, और उन्होंने भी जी, मोदी जी की नमस्ते बहुत ट्रम्प बड़ी कार्यक्रम रखा गया था। किया था। तो वो चीजें भूली नहीं जाती, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो शायद एक बार पर्सनल उनकी बात हो जाए किसी रूप में, तो मेरे को लगता है कि शांत हो जाएंगे वो, और हमारे प्रति उनकी नीति वापस सुधर जाएगी। और उनको ये भी कहना चाहिए, दो चीजें हमें एम्फेसाइज करनी चाहिए कि देखिए, आप टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जी। आपको पाकिस्तान के साथ इतने गहरे संबंध बढ़ा के आप तो उसको प्रमोट कर रहे हैं उल्टा। वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उनके तो सब सब जगह इन चीजों में फुटप्रिंट है। और फिर आप चाइना को जो है एक पीसफुल वे में आगे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके ऊपर कुछ लगाम लगाने के लिए भारत के साथ संबंध अच्छे करने पड़ेंगे।
ये दोनों चीजें उनको समझाने से हो सकता है कि उनका रुख बदल जाए, क्योंकि उनके सलाहकार शायद वो नहीं कह पा रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि आप जानते हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं उनकी जी। ये हिम्मत नहीं हो पाती कि उनको इस तरह की राय दी जाए। तो ये मोदी जी उनसे मिलें किसी तरह से और उनको ये चीजें बताएं तो शायद हमारे संबंध उनके साथ बेहतर हो सकते हैं। गौरी शंकर जी, पाकिस्तान को आप इस पूरे मसले में किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान का रवैया देखिए चीन की तरफ भी कर्ज लेता रहता है, तो थोड़ा-सा दबाव वाला रहता है हमेशा। अमेरिका, जैसा आप बोल रहे हैं, ईगो मसाज उन्होंने ट्रंप को दी ही जाके। क्या सोच रहा है पाकिस्तान इस वक़्त? और पाकिस्तान और अमेरिका इतने आस-पास एक-दूसरे के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इतना तो पता चल रहा है कि कोई ना कोई इनकी प्लानिंग है। वो क्या प्लानिंग इशारा कर रही है? क्या रणनीति हो सकती है पाकिस्तान और अमेरिका की? मेरे को नहीं लगता कि कोई रणनीति होगी, क्योंकि टेररिस्ट स्टेट के साथ ऐसी कोई रणनीति हो नहीं सकती बिल्कुल भी। ये सिर्फ इन्होंने शुरुआत की थी भारत को थोड़ा दबाव में लाने के लिए, जी। और वो चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ गई हैं, और फिर उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे हो सकता है थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट उसमें आ गया हो। तो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन खत्म हो सकती है अगर हम उनसे पर्सनली मिलके एक अच्छी तरह हार्ट टू हार्ट बात करेंगे तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। पर आप इसको कैसे देख रहे हैं, जो बलूचिस्तान को उन्होंने आतंकी संगठन घोषित कर दिया? क्या ये पाकिस्तान को सिर्फ खुश करने के लिए ट्रंप ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान ये चाह रहा था कि ऐसा हो जाए जिससे कि बलूचिस्तान जी। का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके, लेकिन पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिस्ट राष्ट्र है। आप देखिए हमेशा से यही रहा है, जी। कभी चीन के साथ संबंध अच्छा करता है, कभी सऊदी के साथ करता है, कभी टर्की के साथ करता है, कभी अमेरिका के साथ करता है। वो हर देश से अपना फायदा उठा के और फिर चला जाता है, लेकिन उसके अंदर उनका लॉन्ग टर्म नुकसान ये हो रहा है कि वो भिखारी की तरह बन गए, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पाया, उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं पाई। ये जो अपॉर्चुनिस्ट कंट्रीज होते हैं ना, उनका अल्टीमेटली यही भविष्य होता है कि वो अपना इंटरनल डेवलपमेंट, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर पाते हैं और वो भिखारी की तरह से भीख मांगते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यही पाकिस्तान की स्थिति हो गई है। लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बेहतर हैं और चीन के साथ उनके संबंध इतने खराब नहीं है, और अभी सऊदी अरेबिया के साथ भी उनका जो संधि हुई है उससे जी। जो है संबंध और सुधरे हैं। तो नेचुरली भारत की स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। गौरी शंकर जी, सिर्फ क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि 3 बार उन्होंने देखिए पाकिस्तान से यहाँ पर बातचीत की है, मुनीर को बुलाया, लंच पर बुलाया, उसके बाद बातचीत हुई शहबाज शरीफ के साथ, वो बार-बार मुलाकात कर रहे हैं। ये सिर्फ ट्रंप भारत को दिखाने के लिए कर रहे हैं? इनिशियली ये भारत को दिखाने के लिए था, लेकिन अब जो है वो उनका ट्रंप, कभी सोचा नहीं किसी ने कि ट्रंप ऐसे हो जाएँगे कि इतनी बार वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ मुलाकात करने लगेंगे? इतना उनको क्या झुकना पड़ेगा? क्या आप इसको ट्रंप के झुकाव के तौर पर देख रहे हैं, प्रेशर बनाने के लिए? नहीं, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान ने उनकी अच्छी तरह से मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी फ्लैटरी की है अच्छी तरह से, और उनको साइकोलॉजी को समझ के हो सकता है जी। उनका कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा व्यक्ति वहां बैठा हो जिन्होंने जो ट्रंप के बड़ा नजदीक हो और उसने इसमें मदद की हो। तो पाकिस्तान ने वही कदम उठाए हैं जो ट्रंप चाहता था, इसीलिए वो बार बार अब यही कहता है कि आसिम मनीर बहुत अच्छा आदमी है, शहबाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है। तो ये 2-3 बार उन्होंने रिपीट किया है पिछले कुछ दिनों में। इसको देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान उन्होंने वही कदम ले लिए जो ट्रंप को अच्छे सुहावने भावने लगते थे। तो ये चीज हमको भी समझनी चाहिए। देखो डिप्लोमेसी में मैं ये मानता हूं कि अगर आप चाणक्य की नीति भी लें, उन्होंने भी जी। ये कहा है कि आप सच बोलें लेकिन उसको मीठी भाषा में बोलें। है वो संस्कृत में वो है कि सत्य ब्रूयात सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। आप सत्य बोलें लेकिन उसको ऐसी भाषा में बोलें कि वो दूसरे को बुरा नहीं लगे। हमने वो एक गलती कर दी, अब उस गलती को सुधारने के लिए हमको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जब मैं बताऊं 2-3 जगह, एक जगह और भी मेरे को लग रहा है कि जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी उस समय प्रधानमंत्री जी को एक स्टेटमेंट इश्यू करना चाहिए था
कि हम इस इनिशिएटिव का बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उस समय हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो वो भी एक थोड़ा-सा उसमें मेरे को लगता है गलती हो गई है। तो ये 2 गलतियाँ, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और ये जो गलती हुई ट्रंप के और पुतिन की मुलाकात के बारे में, इन गलतियों को थोड़ा-सा ट्रंप काफ़ी डीपली ले गए हैं। तो उनके घाव जो हैं, वो हमें थोड़े से सहलाने पड़ेंगे, क्योंकि अगले 3 साल तक ये राष्ट्रपति हैं। गौरीशंकर जी, अब जो टैरिफ यहाँ पर भारत पर लगाए हैं अमेरिका ने, इसका असर देखिए, अब जैसे अभी तक कोई चीज हम उनको फॉर एग्जांपल 100 रुपए की दे रहे थे, अब वही चीज उनको, उनके कंज्यूमर्स को 150 रुपए की अमेरिका में मिल रही है। अब वहां के लिए तो महंगा हो ही गया है। ट्रंप अगर दूसरी मार्केट भी खोजेंगे तो कोई भी चीज उनको 100 रुपए से ज्यादा की ही मिलेगी। तो ये लॉन्ग टर्म नुकसान अमेरिका के लिए ही तो ज्यादा है, भारत को क्या इतना इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, हो सकता है और दूसरे देश उसको 18% ड्यूटी पे भेज दें। हमारी जो ड्यूटी है वो अभी 50% हो गई है। तो 18% ड्यूटी की वजह से हमारा मार्केट लॉस हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो थाईलैंड भेज रहा है, या हांगकांग से एक्सपोर्ट हो रहा है ज्वेलरी का, या टेक्सटाइल का वियतनाम से हो रहा है, या इंडोनेशिया से हो रहा है। तो एक बार जब इम्पोर्टर्स अपना सप्लाई चेन बदल लेते हैं, तो बार बार उसको वापस बदलना उनके लिए मुश्किल होता है। तो हमें उस मार्केट को रिकैप्चर करना, उसमें समय लगेगा जब ड्यूटी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो अमेरिकन कस्टमर है, उनको जी 50% नहीं तो 20% तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। अगर वो जी इंडोनेशिया से भी लेंगे, या वियतनाम से भी लेंगे, या कहीं से भी लेंगे, तो 20% एक्स्ट्रा ड्यूटी तो देनी ही पड़ेगी। तो वो तो इन्फ्लेशन एक्चुअली रिफ्लेक्ट करेगा। आप देखिएगा 2-3 महीने बाद अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट, अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी जो क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस आप जानते हैं उनका बड़ा फेस्टिवल है, जी, बहुत बड़ा क्रिसमस के त्योहार। पहले बड़ी शॉपिंग होती है। और वो कह जी रहे हैं कि क्रिसमस के समय कीमतें कम से कम 8 से 10% वहां बढ़ जाएंगी। अगर इतना इन्फ्लेशन अमेरिका में होता नहीं है, वहां की इन्फ्लेशन रेट 2% 3% रहती है। अगर 8 to 10% अगर उनका इन्फ्लेशन रेट होती है, तो वहां की जनता बहुत परेशान होगी। ये बिल्कुल सच्चाई है। और वहां पे ट्रंप के अगेंस्ट में कई तरह के एजिटेशन चालू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी गौरीशंकर जी, कई जगहों पे आपने देखा भी होगा, वॉशिंगटन में तो इवन आर्मी को तक वहां बुलाना पड़ा था। और जो विपक्षी दल वहां पर है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा खुश नहीं है कोई भी इस वक्त ट्रंप से। मतलब ट्रंप का ज्यादा ध्यान जब से वो सत्ता में आए हैं जनवरी से ही दुनिया पर ज्यादा है, और खुद की अमेरिका में क्या ठीक करना है, कैसे करना है, वो शायद इस चीज को भूल गए हैं, वो नजरअंदाज कर रहे थे अब तक उसको। और इसी वजह से जनरल्स की मीटिंग कायदा उन्होंने बुलाई, और जो अनफिट जनरल्स थे उनको कहा भी गया है कि छटनी यहां पर हो सकती है। इसके अलावा एक सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। तो क्या आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा विरोध ट्रंप अपने ही अमेरिका में झेलेंगे? बिल्कुल मेरे को तो लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि क्योंकि अभी भी आप ये देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है काफी स्ट्रांग है, और बहुत से बड़े बड़े स्टेट उनके कंट्रोल में हैं, उनके गवर्नर्स हैं। कैलिफोर्निया में भी जैसे उनका गवर्नर है। तो ऐसे जी बड़े स्टेट्स में अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो नेचुरली ट्रंप को ऐसी सिचुएशन झेलनी पड़ सकती है जहां पॉलिटिकल विरोध जो है वो वायलेंस में तब्दील हो जाए। और ये होता है बड़ी इन कंट्रीज में। और फिर जो ये ऐसे लोग हैं ना जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे रह रहे हैं, वो भी उसका फायदा उठाएंगे, और वो वायलेंस को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अब पिछले आप 3 महीने में देखिए, 4-5 बड़े वायलेंट वो वहां पे एजिटेशन हुए हैं। पिछली जी बार जो हुआ, लास्ट वन जो हुआ था, उसमें एक चर्च को उन्होंने जला डाला, और 4 जी व्यक्तियों की वहां पे डेथ हो गई है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स मेरे को लगता है कि और बढ़ेंगे, और ट्रंप को भी इसका अंदेशा है। लेकिन एक बार वो कदम ले लेते हैं, अब उसके ऊपर वापस जाना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये रियलिटी है पावर की, कि अब वो वापस कैसे जाएं। उनको एक बहाना ढूंढना पड़ेगा कि वापस इन ड्यूटी स्ट्रक्चर को किस तरह से रिवर्स किया जाए। उसका कुछ मेरे को आइडिया लग रहा है कि वो कुछ कर रहे हैं। जैसे भारत के अगेंस्ट में उन्होंने धमकी दी थी कि हम 100% कर देंगे, वो जी बढ़ाया नहीं है। और अब ये जो एग्रीमेंट होने के बाद भारत के अगेंस्ट में मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो 25% या 20% ड्यूटी हो जाएगी टोटल।
इसी तरह से और देशों के साथ भी उनको ड्यूटी कुछ हद तक कम करनी पड़ेगी, तभी इन्फ्लेशन में कमी आएगी, अदरवाइज इन्फ्लेशन में कमी नहीं आएगी। और वो चाहते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो। देखिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का समय लगता है, इमीडिएटली कोई जी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। और वहाँ पे इतना मैन पावर, जो ट्रेंड मैन पावर, जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ लगाएं, आप कैसे लगाएंगे? ट्रेंड मैन जी। पावर नहीं है, इंडस्ट्री को सेटअप करने में कम से कम 6 महीने, स्किल्ड 8 महीने, लेबर्स 10 नहीं महीने होती, लगेगा। जी, आराम से। तो बहुत मुश्किल होता है ये। तो 2 साल पहले उसका रिजल्ट आना नहीं संभव है। और वो कितने लोग वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे ये भी पता नहीं, क्योंकि हो सकता है अगली गवर्नमेंट कुछ और पॉलिसी बदल दे। तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस उल्टा लोकल इंडस्ट्री का भी लूज हो रहा है। आपने देखा होगा कि वहाँ की जो जी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, बोइंग, सबसे बड़ी कंपनी, सबसे जी विख्यात कंपनी है विश्व की, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिको शिफ्ट कर दिया। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, बहुत लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग वहां पे रखा। वो रजिस्ट कर रहे हैं ट्रंप की पॉलिसीज को, कि आपने H-1B वीजा को महंगा करके हमारे यहाँ जो एक्सपर्टीज आ रही थी वो वहां नहीं पा रही है। तो ये समस्याएं आएंगी बिल्कुल वहां पे, इंडस्ट्री इवन इसको resist-। एप्पल को भी उनकी ओर से चेतावनियां दी गई थी बहुत तरह तरह की। आपको नहीं लगता ऐसे बहुत ज्यादा ही वो डिक्टेटरशिप वाले रवैये में अब आ रहे हैं, तमाम देशों के प्रति भी हो या फिर बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज की तरफ हो? मतलब वो चाहते हैं कि सब कुछ जो हो उनके हित में हो, अमेरिका के हित में हो, अमेरिकन के हित में हो, लेकिन वही वो अहित कर जाते हैं उन लोगों का ही। नहीं, उनको अहित और हित का पता नहीं है। वो अपने पावर में थोड़े वो इतना मस्त हो गए हैं, या मद आ गया है जी। उनको, कि उनको ये पता नहीं लग रहा कि वो अमेरिका के हित में सही काम क्या कर है, रहे हैं गलत या क्या अहित में काम कर रहे हैं। है। तो जी वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समझ रहे हैं कि मैं हित में कर रहा हूँ, एक्चुअली हो रहा है अहित। तो जी ये एक, ये सिर्फ टैरिफ की पॉलिसी पे ही नहीं है, ये और भी कई तरह की पॉलिसीज पे, ये H-1B वीजा पे भी यही हुआ है। और ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे है ये भी यही हुआ है। जी। और जो आप हथियार अब वापस प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, उसमें भी यही हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं वो ट्रम्प सोच रहे हैं कि मैं अमेरिका के हित में काम कर रहा हूँ, लेकिन वो जी। एक्चुअली अमेरिका का हित कर रहे हैं। अच्छा, अभी उन्होंने बयान ये दिया है कि हम तो व्यापार कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं यूक्रेन को ये हथियार। पहली बार तो क्या पैसा वो यूक्रेन अमेरिका को वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बात अमेरिका जानता है, वो नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि वो सिचुएशन में है ही नहीं। दूसरी बात, आप देखिए वो कैसे पुतिन को मना रहे थे अब तक। जो ट्रम्प चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनको ईगो मसाज दे, उनके साथ आए, उनके ही हित में बात करे, वो ट्रम्प पुतिन के पास जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि ये सफल रणनीति उनकी थी? कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रम्प को एक बहुत पुतिन को ही समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सब कुछ सफल होता हुआ नहीं दिख रहा। और दूसरी तरफ वो यूक्रेन को मिसाइल दे रहे हैं कि आप जाओ और हमले करो। ये कैसी नहीं नहीं, बातचीत है? मतलब उनका कॉन्ट्रोवर्शियल उन, है आपस में ही। शिवानी जी, उनका जो प्रयास था ना ट्रम्प को जी मनाने का, वो इसलिए था कि वो नेटो की फेल्योर है। नेटो रसिया को कंट्रोल नहीं कर पाया। नेटो की पूरी हेल्प के बावजूद यूक्रेन पीछे हटता गया, और रसिया जो है उनकी टेरिटरी पे कंट्रोल करता चला गया। ये वार जी। सिर्फ रसिया और यूक्रेन का नहीं है, ये वार नेटो वर्सेस यूक्रेन है। अब और तो नेटो भी कह चुका है कि हमारे बीच शांति नहीं है, रूस और नेटो के बीच। बिल्कुल बिल्कुल शांति नहीं है। पूरा अभी तक भी नेटो पूरी हेल्प कर रहा है उनको, मैन पावर भी जा रहा है, उनके हथियार भी जा रहे हैं, उनका मनी पावर भी जा जी रहा है। तो वहां उस वो ये समझ के कि नेटो भी फेल हो गया, इसलिए वो चाहते थे कि पुतिन को एग्री कर लें। अब ये इनका डेस्परेट मूव है, जब पुतिन एग्री नहीं हुए तो इनका डेस्परेट मूव है ये दिखाने के लिए कि हम फिर हथियार देंगे यूक्रेन को और रशिया को परेशानी होगी। लेकिन वो यूक्रेन को डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं अभी हथियार। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन देश खरीद के दें, क्योंकि उनको तो पैसा मिलना चाहिए, हम फ्री में नहीं जी देंगे। ये उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है कि या तो नेटो के देश खरीद के दें या यूरोपियन देश खरीदें, और फिर वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करें। तो ये उनकी जी पॉलिसी है। तो देखो कहां तक सक्सेसफुल होती है। मेरे को नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल होगी। जो टेरिटरी रशिया ने ले ली है, और एक्चुअली वो वही टेरिटरी है जहां पे रशियन स्पीकिंग लोग मेजोरिटी में है, और जी। जहां पे यूक्रेन ने तरह डोनेट्स्क और तरह के लुहान, प्रतिबंध वो लगा दो दिए थे। टेरिटरीज की वो मांग कर रहे हाँ, थे। हाँ तो वो जी 20% वो टेरिटरी रसिया वापस करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। और वो चाहेगा कि उस टेरिटरी को रखते हुए जो भी एग्रीमेंट हो, शांति का एग्रीमेंट उसके बाद होना चाहिए। उसके लिए अभी तक यूक्रेन तैयार नहीं है।
जी। एक आखिरी सवाल ही मेरा आपसे ये होगा, एक डेस्परेट, बहुत एम्बिशियस नोबेल पीस प्राइज़ विनर की तरह काम करते हुए ट्रम्प आपको इस वक़्त दिख रहे हैं। क्या वो सफल हो पाएँगे? नहीं, नहीं, जो आदमी इतना डेस्परेट होता है ना, आप तो जानते हैं हमारे तो पूरे शास्त्र ये कहते हैं कि आपको कर्म करना चाहिए लेकिन फल की फल इच्छा की नहीं, चिंता नहीं करनी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, फलेषु तो जब आप कदाचन। जी। फल की तरफ ही ज़्यादा दौड़ते हैं, तो आपके कर्म भी गलत होते हैं और उस वजह से आपको वो पुरस्कार भी नहीं मिलता, वो सक्सेसफुल नहीं होता। जी। तो मेरे को नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल होंगे। ये इस साल तो है ही नहीं, इस साल के तो ऑलरेडी नॉमिनेशन खत्म हो गए। अगले साल देखिए क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। मेरे को लगता है कि ये जो एक्शन जो ले रहे हैं, वो थर्ड वर्ल्ड जी। वार की तरफ बढ़ने की तरफ हो रहे हैं। पीस नहीं हो रही है इससे, इससे जो है वार और आगे बढ़ सकता है, ऐसी मेरी सोचने का मैं सोच रहा हूँ ऐसा। जी, बिल्कुल। और हाल के दिनों में तनाव बढ़ता हुआ ही देखा है सभी देशों के बीच में यहाँ पर। लेकिन उम्मीद है शांति जल्द से जल्द हो और जितने भी युद्ध अब तक हो रहे हैं, जल्द से जल्द वो खत्म हो, चाहे कोई भी उन्हें कैसे भी करके रोके। बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।